आप सभी साथियों को जय हिंद। हम लोग आ गए हैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के अगले वीडियो पर, जिसमें आज हम कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट इस वीडियो में भी पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाएं चीज़ों को नोट करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो आज के क्लास में जो हम सबसे पहली चीज़ पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? एडिशन। ओके, एडिशन या आप यहाँ पर समझिए सब्ट्रैक्शन ना, सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ सेम ऑर्डर मैट्रिक्स, ऑफ सेम ऑर्डर मैट्राइसेस, मैट्राइसेस। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि हम दो मैट्राइसेस का सम तभी कर सकते हैं या डिफरेंस तभी कर सकते हैं जब वो सेम ऑर्डर के हों। क्या हों? जब वो सेम ऑर्डर के हों। जैसे आपके पास मैट्रिक्स ए है 2 -3 7 -7 और यहाँ पर 5, और एक दूसरा मैट्रिक्स आपके पास बी है, एक दूसरा मैट्रिक्स है बी 1 -2, ठीक है, 3 और यहाँ पर -7 है। देखो यहाँ पर आर्डर क्या है 2/2 का, और यहाँ भी आर्डर क्या है 2/2 का। तो देखो यहाँ पर आर्डर क्या है, सेम है, तो इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। हम दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उनके आर्डर क्या हों, सेम हों। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सेम आर्डर है ना, इसलिए इनको हम ऐड कर सकते हैं। दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए हमें क्या करना होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना होगा। कभी भी आप दो मैट्रिक्स का ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो एक मैट्रिक्स आएगा। सम ऑफ टू मैट्रिक्स इज आल्सो मैट्रिक्स, या डिफरेंस ऑफ टू मैट्राइसेस इज आल्सो मैट्रिक्स ना। दो मैट्रिक्स को आप प्लस करो या माइनस करो तो एक क्या आएगा, मैट्रिक्स ही आएगा। देखो मैट्रिक्स कैन नॉट बी एक्सपैंड, मैट्रिक्स को आप एक्सपैंड नहीं कर सकते हो। मैट्रिक्स का आंसर ना हमेशा मैट्रिक्स में ही आता है। मैट्रिक्स का आंसर हमेशा क्या आता है, मैट्रिक्स में ही आता है। मतलब जैसे डिटरमिनेंट को आप एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन मैट्रिक्स को आप एक्सपेंड नहीं कर सकते। मतलब मैट्रिक्स के पास मतलब वैल्यू नहीं होती है, एक नंबर नहीं आता है, लेकिन जैसे डिटरमिनेंट को आप एक्सपेंड करते हो तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है। मैट्रिक्स का आंसर ऑलवेज क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। ये बात आप हमेशा माइंड में रखना, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आ जाता है। जैसे अगर इनको में ऐड करना हुआ तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। फर्स्ट का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होता है, सेकंड का क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होता है, और थर्ड का क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होता है, और फोर्थ का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होता है। हमें यहाँ पर प्लस करना है, क्या करना है हमें, प्लस। तो 2 और +1 कितना हो जाएगा, 3, -3 प्लस, लेकिन माइनस हो जाएगा, -3 -2 यहाँ पर -5 हो जाएगा, -7 और +3 तो कितना आ जाएगा, -4, 5 और -7 तो यहाँ पे -2। तो देखो हमने प्लस कर लिया। अगर यही को माइनस करना होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। 2 और -1 तो 1 आ जाता, -3 और देखो सरकारी माइनस ये वाला और ये प्राइवेट प्लस हो गया, -3 + 2 कुल मिला के -1, -7 -3 -10 हो गया, +5 और फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे 12। तो देखो सेम ऑर्डर का था तो इनको हमने क्या कर लिया, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लिया। लेकिन अगर ऑर्डर सेम नहीं होता तो इनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, जैसे आपका ये मैट्रिक्स है एक 1 2 3 54 डिग्री है, इसका ऑर्डर देखो 2/2 है। एक दूसरा मैट्रिक्स ये है 1 2 3 ऐसे है, 4 5 6 ये है। अब इसका ऑर्डर देखो क्या है, 2/3 है। अब इनका a + b या a - b नॉट पॉसिबल, क्या है, नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है, बिकॉज सेम ऑर्डर के नहीं है। समझ गए? तो सेम ऑर्डर का अगर दो मैट्राइसेस है तभी आप उसको प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो और इक्वल कर सकते हो। इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस, तो दो मैट्रिक्स को हम इक्वल तभी कर सकते हैं जब वो क्या हो, सेम ऑर्डर के हों, जब वो सेम ऑर्डर के हों। जैसे
ये मैट्रिक्स देखो इटसेल्फ का इक्वल मैट्रिक्स है कि नहीं भाई, ए वाला इटसेल्फ का तो इक्वल है ही ना, बी वाला भी इटसेल्फ का इक्वल है ही। तो इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है, इक्वल मैट्रिक्स भी देख लो तो दो मैट्रिक्स को आप इस तरीके से क्या करते हो, प्लस और माइनस, ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम इक्वालिटी ऑफ टू मैट्राइसेस देख लेते हैं कि भाई दो मैट्राइसेस को हम क्या इक्वल कब कर सकते हैं। तो पहली बात तो सेम आर्डर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम आर्डर। अगर सेम आर्डर है तो उनके हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। इसमें आपके काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन वैसे बनते हैं। जैसे एक मैट्राइसेस आपके पास है x प्लस वाई, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर मान लो 3 है, और ये आपके पास x माइनस वाई है। अब दूसरा मैट्राइसेस ये है, ठीक है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पर क्या है 12 है कि नहीं बताओ। अब आपको ना ये दो इक्वल मैट्राइसेस हैं, ये दो इक्वल मैट्राइसेस हैं कि नहीं बताओ। अब यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू बतानी है। तो इसमें देखो x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 5, इक्वेशन 1, और x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 12। अब आराम से x y की वैल्यू निकाल लोगे भाई, 2x बराबर 17 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 17/, x का वैल्यू 1 में रख देना, y की वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये क्या है, देखो सेम आर्डर के हैं ना दोनों अगर सेम आर्डर के हैं तो इनको इक्वल मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होगा। यहाँ पे देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ना इक्वल है। देखो यहाँ 3 तो यहाँ 3 है ऑलरेडी, यहाँ 7 तो यहाँ 7 है, यहाँ x प्लस वाई आने की वजह से ये बराबर इसके, ये बराबर इसके हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो टेंशन की कोई बात नहीं, आप इस तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं सबसे जो महत्वपूर्ण होता है दो मैट्राइसेस का मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्राइसेस पे। यहाँ पर हम आ जाते हैं, दो मैट्राइसेस का हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कब पॉसिबल होता है, सबसे पहले तो इसको हमें समझना है, दो मैट्राइसेस का मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होता है। यहाँ पर ध्यान दो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्राइसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्राइसेस। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्राइसेस, हमारे पास दो मैट्रिक्स होंगे। अगर वो सेम आर्डर के हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर वो सेम आर्डर के हैं तो उनका मल्टीप्लाई और डिवाइड हमेशा हो जाएगा। जब आर्डर सेम नहीं होता तो प्रॉब्लम तब आती है। अगर दो सेम आर्डर के मैट्रिक्स हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जैसे एक ये मैट्रिक्स है, इसका आर्डर क्या है, एक मैट्रिक्स ए है जिसका आर्डर जो है m/n है, क्या है m/n है, और एक दूसरा मैट्रिक्स है, देखो एक दूसरा मैट्राइसेस है और इसका आर्डर क्या है n/p है, ठीक है। तो अगर दो मैट्राइसेस ए और बी हैं, ठीक है, और अब आपको ए बी निकालना है, क्या निकालना चाह रहे हैं, ए बी फाइंड करना चाह रहे हैं। तो हमेशा क्या होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। जैसे आप ए बी निकाल रहे हो ना, तो ए आपका फर्स्ट मैट्रिक्स हुआ, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के क्या होना चाहिए, इक्वल। तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा। प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होगा, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम है ना, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स, है ना। ये बराबर होगा, जैसे जिसका आप प्रोडक्ट निकाल ले हो, जैसे ए बी निकाल ले हो ना, तो ए आपका फर्स्ट हो गया और बी क्या हो गया, सेकेंड।
तो ये लाइन सबसे पहले देखो कि नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स क्या नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स बराबर है कि नहीं। देखो यहाँ पर ए बी हम निकाल रहे हैं, ए फर्स्ट हुआ और बी क्या हुआ सेकेंड। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। तो इसका मतलब अब इसको और इसको जाओ भूल, एन और एन को जाओ भूल, तो जो बचा हुआ है मतलब जो ए बी आपका जो ए बी आएगा, ए बी एक मैट्रिक्स ही आएगा ना, लेकिन उसका ऑर्डर क्या होगा, एम बाई पी होगा, एम बाई क्या होगा, पी होगा। कितना इंपॉर्टेंट है बताओ। तो कभी कभार क्या होता है आपको ऐसे दो मैट्राइसेस दे देंगे, इनका और इनका ऑर्डर दे देगा, कहेगा प्रोडक्ट का ऑर्डर बताओ क्या होगा, प्रोडक्ट का क्या ऑर्डर होगा। तो तुम्हें इसी लाइन से इसका आंसर करना है। तो हमेशा ये देखना भाई जिसका प्रोडक्ट पूछ रहा है, जैसे ये आपका फर्स्ट हो गया था और ये आपका सेकेंड हो गया, तो इसमें ये लाइन चिपकाओ, नंबर ऑफ कॉलम ना इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज सेकेंड मैट्रिक्स। तो उसको जाना है भूल, जो बचेगा यहाँ का फर्स्ट और यहाँ का सेकेंड, यहाँ पे उसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। इज दैट क्लियर। देखो सेम ऑर्डर है तब तो कोई दिक्कतें नहीं है यार भाई, जब सेम ऑर्डर नहीं रहेगा, जब डिफरेंट ऑर्डर रहेगा तब यहाँ पे जैसे एक्चुअली क्या होता है, जैसे प्लस और माइनस केवल सेम ऑर्डर का ही होता है, बट मल्टीप्लाई सेम ऑर्डर का भी होता है और सेम ऑर्डर नहीं हो तो भी होता है। मतलब ये मैटर होना चाहिए बस, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए बस, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चंस यहाँ पे बताता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये इसकी क्या है, पॉसिबिलिटीज है, किसकी, मल्टीप्लाई की ये पॉसिबिलिटीज है। डिवाइड तो होता नहीं, केवल मल्टीप्लाई ही होता है। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं बोलो। अब मैं थोड़ा सा पहले इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस बता देता हूँ, तब आपको जो है आइडिया लगेगा। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई बीच बीच में करते रहो, नहीं भूल जाना होता है ना। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई रो बाई कॉलम करके होता है, मतलब रो का कॉलम से करना होता है, एवरी रो एवरी कॉलम से करता है ना। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आप टेंशन नहीं लो पहले। अभी आप ये देखो, जैसे ये मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए है आपका, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स बी ये आपका मैट्रिक्स बी है कि नहीं बताओ। देखो यहां पर ऑर्डर क्या है, 2/3 है, और यहां पे क्या है, 3/3। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि ए बी का ना ऑर्डर बताओ, ए बी का ऑर्डर बताओ, ए बी का ऑर्डर। अब ए बी का ऑर्डर मैं कह रहा हूं तो ए आपका फर्स्ट हो गया और बी आपका क्या हो गया, सेकंड। तो क्या होता है, जैसे पहले तो सबसे पहले देखो कि प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं। अगर ए बी निकाल लो, पहले तो प्रोडक्ट देखो ना। तो ए आपका फर्स्ट हुआ, तो फर्स्ट का क्या देखना है, कॉलम ना। नंबर ऑफ कॉलम देखो, नंबर ऑफ कॉलम यहाँ देखो फर्स्ट में कितना है, फर्स्ट में देखो नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 3, और सेकंड में देखो नंबर ऑफ रो है कि नहीं। तो देखो बराबर है, तो यहाँ पे ए बी पॉसिबल है। यहाँ पे फर्स्ट का क्या देखना था, नंबर ऑफ कॉलम, और यहाँ पे रो। तो अब यही को भूल जाओ, इसको भूल जाओ, तो जो ए बी का जो ऑर्डर होगा ना वो क्या होगा, 2/3 का होगा। मतलब जो इसका मल्टीप्लाई करने पे आएगा वो क्या आएगा, 2/3 पे आ जाएगा। समझ गए कि नहीं। तो कभी कभार आपको ऐसे ऑर्डर दे देगा दो मैट्राइसेस का और प्रोडक्ट का ऑर्डर पूछ लेगा, तो इस तरीके से आप निकाल लोगे कि नहीं बताओ, निकाल लोगे ना, आसान है। मल्टीप्लाई भी अभी सिखा ही दे रहा हूं, लेकिन अभी देखो जैसे बी ए, अगर यही में कहा हो बी ए पॉसिबल है कि नहीं बताओ पहले। तो अभी ये फर्स्ट हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड। फर्स्ट में देखो क्या, नंबर ऑफ देखो कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम ये फर्स्ट का, फिर नंबर ऑफ रोज देखो ये बराबर नहीं है, तो बी ए तो पॉसिबल ही नहीं है। जब भाई ये बी ए पॉसिबल ही नहीं है तो इसका ऑर्डर भी नहीं पॉसिबल हुआ। जब पॉसिबल होगा तब ऑर्डर बताना है, जब प्रोडक्ट पॉसिबल हो तब ऑर्डर बताओगे। समझ गए ना बात को। तो इसका बी ए का तो निकाल ही नहीं सकते हो आप, ना ऑर्डर बता सकते हो ना ही, लेकिन हम ये बता सकते हैं ए बी का हम मल्टीप्लाई करने पे क्या कौन सा मैट्रिक्स आएगा हम बता सकते हैं। समझ गए ना बात को। तो अब ये ए बी का ऑर्डर तो बता ही लिए, 2/3 में आएगा, लेकिन अगर हमें इसका आंसर करना हुआ तो हम इस तरीके से करेंगे। आप लोगों को पता है मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई रो बाई कॉलम करके किया जाता है।
रो का कॉलम में मल्टीप्लाई होता है, रो का कॉलम में। देखो यहाँ पे ए की वैल्यू लिख लो, ध्यान देना, यहाँ पे ए की वैल्यू लिख लो और बगल भी की वैल्यू लिख लो। देखो ये देखो, ये रो है ना, जो लेटा हुआ है रो है, जो खड़ा होता है वो कॉलम होता है। समझ रहे हो ना, जो लेटा हुआ रहता है रो है और जो खड़ा हुआ होता है वो कॉलम होता है। ध्यान देना। तो ये जो ये रो है ना, ये रो जो लेटा हुआ है और जितने खड़े हैं सबका मतलब सबसे करेगा मल्टीप्लाई। और देखो यहाँ टेल का टेल में होगा, बीच वाले का बीच में होगा और यहाँ पे तीर वाले का तीर में होगा और होके हमेशा प्लस हो जाना है। सबसे पहले ये बताओ, जो ये मैट्रिक्स आने वाला है 2/3 आर्डर में आने वाला है कि नहीं? देखो 1 का 1 से करो 1, 2 का 4 से करो 8, 3 का 7 से कर दो 21। समझ गए? हो गया। फर्स्ट रो का देखो फर्स्ट कॉलम में हो गया कि नहीं? अभी यहाँ सेकंड वाले में करो, ये जो लेटा हुआ है सब जितने खड़े हैं सबका सब में करेगा, लेटा वाला जितने खड़े हैं सब में करेगा हमेशा, याद रखना। अब यहाँ दूसरे वाले में करो, 2 आ जाएगा, फिर ये -10 और ये आपका 8 3 24 हो जाएगा, है ना? फिर थोड़ा सा और इसको चौड़िया दो इसको। अब फिर 1 का देखो 3 में कर लो, और इसमें जल्दबाजी करे ना तो गलत हो जाओगे, बता देने गलत हो जाता है। समझ गए? ये फर्स्ट जो देखो पहला जो मरीज था जितने लोग खड़े थे सब में कर दिया। अब कहाँ है, इसको भूल लो, अब दूसरा वाला आएगा। अब दूसरा वाला सभी में करेगा, जो दूसरा वाला लेटा है वो अब जितने यहाँ खड़े हैं वो उससे भिड़ जाएगा, बारी भिड़ेगा। पहले इससे भिड़ाओ फर्स्ट वाले से, 4 × 4, 4 × 5 = 20, 7 × 6 = 42। अब ऐसे कर लेना तो ये आपका प्रोडक्ट आ गया। तो इस तरीके से क्या किया जाता है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट करते समय आपको समझ में आ गया सावधानी क्या बरतनी है। सेम आर्डर का है तो आपको चेक ही नहीं करना है, लग जाना है। लेकिन अगर सेम आर्डर के नहीं है तो सबसे पहले नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज को देख लेंगे, आफ्टर दैट मल्टीप्लाई करेंगे। समझ गए ना बात को? तो ये बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है? काफी इंपॉर्टेंट बात थी। तो यहां तक बात समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले जो है कॉन्सेप्ट पर, अगले टाइप पर। तो ये बात समझ में आप लोगों को आ चुकी होगी। बातें मत करो यार, तुम लोग बातें ज़्यादा करते हो। बातें कम करो, काम ज़्यादा करो, तब होगा सिलेक्शन, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा सा ना प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो एक लॉ होता है कम्यूटेटिव लॉ। क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का क्या मतलब है जरा समझ लो। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब सीधा और उल्टा, उल्टा और सीधा। और ये कम्यूटेटिव लॉ हमेशा 2 पर अप्लाई होता है, 2 नंबर पर, 2 नंबर पर अप्लाई होगा, 2 नंबर पर, 2 ऑब्जेक्ट पर, 2 फंक्शन पर। ये आपका कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होता है, ठीक है? जैसे आप ये देखो, जैसे यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट होता है, नेचुरल नंबर जान ही रहे, 1 2 3 54 गिरी होता है। अब जैसे 2 नेचुरल नंबर ले लो, कोई क्या ले लो, 2 नेचुरल नंबर, और इसको प्लस से कनेक्ट कर दो। क्या कर दो? प्लस से कनेक्ट कर दो, एक बार सीधा और एक बार उल्टा। तो देखो भाई इधर भी 5 आ गया और उधर भी 5 आ गया कि नहीं? तो जैसे कोई सेट से प्लस के लिए 2 नेचुरल नंबर अगर ले लिया जाए, एक बार सीधा किया जाए, एक बार उल्टा, उल्टा सीधा दोनों करें, अगर हम प्लस करें तो हमेशा बराबर आंसर सेम आएगा कि नहीं बताओ? तो इसका मतलब ये कहा गया कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कौन? प्लस।
प्लस नेचुरल नंबर के लिए कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो। चाहे सीधा ऐड करो चाहे उल्टा, हमेशा दो पर अप्लाई होता है। मेरे दो अनमोल रतन है, एक है राम तो दूसरा है लखन, तो राम और लखन पे अप्लाई होता है कम्यूटेटिव लॉ, समझ गए। मोहन सोहन रोहन पे एसोसिएटिव लॉ अप्लाई होता है, राम और लखन पे, ठीक है। अच्छा अगर ऐसे मल्टीप्लाई करें ना, मल्टीप्लाई करें तो भी देखो आ जाएगा। तो कहने का मतलब नेचुरल नंबर के लिए प्लस और इंटू दोनों ही क्या है, कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव है। हिंदी में क्रम विनिमय नियम कहते हैं, इसी कम्यूटेटिव लॉ को ही क्रम विनिमय नियम कहते हैं। जो हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं वो जान ले, बाकी जो अंग्रेज हैं वो तो जान ही रहे हैं। हाँ, वो लॉस 2 नंबर पे लगाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पे देखो जो दो मैट्रिक्स का जो है प्रोडक्ट है, ये संभव नहीं होता है, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, जनरली कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। अब कुछ सर फिर ये कहेंगे गुरुजी जैसे ए और ए का करूं तब तो करेगा ही, भाई तब तो करेगा ही। मैं इन जनरल जैसे ए के एलिमेंट कुछ हों और बी के एलिमेंट कुछ हों, तो ए भी करोगे तो कुछ आएगा, बी ए करोगे तो कुछ आएगा। तो अब ए तो बराबर आएगा, ये तो फॉलो करेगा ही। मतलब दो डिफरेंट अगर मैट्राइसेज हैं तब आप करोगे तो ये बराबर नहीं होगा, तब ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा, समझ गए। तो ये बात याद रखना। बट अगर ए और बी कम्यूट ऑलरेडी बोला है तब ए बी बराबर बी ए हो जाएगा, तब ए बी बराबर बी ए। तो यहां पर बात समझ में आ गई है क्या कि ये कम्यूटेटिव लॉ को भाई फॉलो नहीं करता है। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्राइसेस ए एंड बी आर डिफरेंट मैट्राइसेस देन ए बी इज नॉट इक्वल बी ए। अपने भेजे में बैठा लो 10 ग्राम वाले, नहीं बैठाओगे तो ऐसे 5-5 ग्राम वाले बैठा के रखे हैं दिमाग में, तो ध्यान रखो। अब एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, साहचर्य नियम इसी को कहते हैं, साहचर्य नियम समुच्चय में पढ़े होगे। एसोसिएटिव लॉ ये हमेशा 3 पर अप्लाई होता है, 3 पर अप्लाई होता है। कितने पर, 3 पर, 3 पर, 3 नंबर चाहिए इसके लिए, 3 नंबर, 3 ऑब्जेक्ट, 3 सेट इसके लिए चाहिए। 3 आदमी, मोहन सोहन रोहन की आवश्यकता पड़ती है यहाँ पर। जैसे आप नेचुरल नंबर जानते हो, 1 2 3 चवन्नी गिरी, बुढ़ौना पायस घरे बताए दाना भुजाए फिर भी 4 लाख खाए। एसोसिएटिव लॉ 3 पर लगता है। अब जैसे हम कोई 3 नंबर ले लिए, जैसे 1 2 3 ले लिए, LHS साइड भी लिखना 1 2 3 और RHS साइड। अब किसके लिए चेक करना चाह रहे हो, किस ऑपरेशन के लिए चेक, प्लस के लिए, तो यहाँ पे बीच में प्लस डाल दो। इस तरीके से तो डाल ही लोगे। फर्स्ट 2 पे ब्रेकेट लगा दो और लास्ट 2 पे ब्रेकेट लगा दो। अब देखो बराबर आएगा कि नहीं, 3 यहाँ 6 आ गया, 3 2 5 फिर 1 6, तो 6 बराबर 6। तो प्लस क्या हुआ, नेचुरल नंबर के लिए एसोसिएटिव लॉ को क्या कर दिया, फॉलो कर दिया कि नहीं बताओ। अब यहीं पे अगर इनटू के लिए देखें तो 1 2 3 को दोनों साइड लिखो, 1 2 3 को लिखो और बीच में इनटू लगा डालो, इनटू लगा दो, फर्स्ट 2 पे ब्रेकेट लगा दो और यहाँ पे लास्ट 2 पे ब्रेकेट लगा दो। और अब ऐसा करो, 6 बराबर 6 आ गया कि नहीं, तो ये एसोसिएटिव लॉ जो इनटू है ना, एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो कर रहा है, समझ गए। अब जैसे कोई कहे यूनियन का बताओ, यूनियन के लिए, फॉर यूनियन के लिए सेट में एसोसिएटिव लॉ क्या होता है यूनियन के लिए। जैसे अब 3 सेट ले लो, ABC 3 सेट ले लो ना, ऐसे भाई ABC 3 सेट ले लो, किसके लिए देखना, यूनियन, तो बीच में यूनियन डाल दो, जिसके लिए देखना वही डाल दो, ठीक है। डाल दिए, फर्स्ट 2 पे ब्रेकेट लगाओ और यहाँ लास्ट 2 पे ब्रेकेट लगाओ, तो ये यूनियन के लिए क्या हो गया, एसोसिएटिव लॉ हो गया। इंटरसेक्शन के लिए अगर देखना होता तो यहीं पे इंटरसेक्शन कर देते, समझ रहे हैं ना बात को। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो, समझ रहे हैं ना। एसोसिएटिव हमेशा 3 और कम्यूटेटिव पे हमेशा 2 होता है। उल्टा सीधा अगर क्या है, सत्य, तो मतलब कम्यूटेटिव होगा ना। जैसे आपके जो माँ बाप होते हैं, ठीक है, गलत हो तब भी साथ देते हैं, सही हो तब भी साथ देते हैं, ठीक है। लेकिन आपके जो पड़ोसी होते हैं ना,
सही हो तब वो नहीं साथ देते हैं, गलत हो तो आपका तो जो है कब्र खोद देंगे ना, जलाने की व्यवस्था कर देंगे, उनका काम ही है। तो इसलिए यहां पर ध्यान दो, जो मैट्राइसेज होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेज होता है, वो एसोसिएटिव लॉ पे क्या करता है, फॉलो करता है भाई, एसोसिएटिव को फॉलो करता है। अब हमारे पास 3 मैट्राइसेज होंगे ए बी सी करके, क्या होंगे, 3 मैट्राइसेज होंगे, और इनटू के लिए देखना तो यहाँ इनटू लगा डालो, लगा डाले कि नहीं, फर्स्ट 2 पे ब्रेकेट लगा दो और लास्ट 2 पे, ये आपका ये फॉलो होता है, एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है। कौन, मैट्राइसेज, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेज में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेज में एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, फॉलो। और अगली बात ये याद रखना कि जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा है, ठीक है, तो आप ये देखो ए स्क्वायर प्लस में ए बी, यहां पे ध्यान देना, जैसे a प्लस बी का क्या है, होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो a प्लस बी, और इनटू में क्या लिख सकते हो, a प्लस बी। अब a से मल्टीप्लाई कर डालो, ए स्क्वायर प्लस में ए बी, बी से मल्टीप्लाई कर डालो, बी ए प्लस में बी स्क्वायर, ये होता है कि नहीं बताओ। और अगर आपने कहीं ये लिख दिया ए स्क्वायर और इसको 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये मैट्रिक्स में गलत है, क्योंकि ए बी और बी ए डिफरेंट डिफरेंट माना जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना भाई, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये तो करोगे, ये चीज तो सही है, लेकिन अगर ये आपने कहीं गलती से भी लिख दिया तो गलत हो जाएगा, गलती से भी लिख दिया तो भी गलत, जानबूझ के लिखे तब भी गलत। तो ध्यान रखना है, ये सब छोटी बातें ध्यान रखना है। आप जज्बाती आदमी हो ना, तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है ना, एसोसिएटिव को फॉलो करेगा, इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। अब यहीं पे a माइनस बी का होल स्क्वायर होता तब भी आप ये गलती नहीं कर सकते, यहाँ माइनस आ जाता, ठीक है, ये तो सही था, लेकिन आप ये -2a भी नहीं कर सकते हो, यहाँ पे माइनस होने पर यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना जी, तो ये चीज आप नहीं कर सकते हो, ये जैसे यहाँ है ना, ये नहीं किया जा सकता है, ऊपर वाला ही। अब जैसे यहाँ पर मान लो अगला एक पॉइंट ये है, ये सारे पॉइंट हैं, आप भी देखो इस पॉइंट को अगर आप एक बार कंसीडर ना करे रहो ना, तो ये गलती आप कर दोगे, ठीक है, इसीलिए ध्यान दिला रहा हूँ, ध्यान दिला दे रहा हूँ, मौका भी है, दस्तूर भी, समझ लो, ठीक है, चीज़ों को समझो, यही सब बेसिक बातें हैं। जब तक बेसिक नहीं क्लियर होगा, जब तक छोटी छोटी बातें आपको मतलब चैप्टर की नहीं पता रहेंगी, जब नहीं तब भ्रमित रहोगे। मैं मोस्टली स्टूडेंट को देखता हूँ भ्रमित है, कंफ्यूज्ड है, जो नहीं करना है वो भी कर जाते हैं, जो नहीं खाना है वो भी खा जाओगे, तो दिक्कत आ ही जाएगी ना। अब यहां पे जैसे ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कुछ बच्चे डायरेक्ट क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देंगे, नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। यहां पर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस देखो यहां पर बी ए माइनस बी स्क्वायर, इसको अगर आपने उड़ा दिया तो अभी ये तो ठीक है, अगर आपने कहीं इसको उड़ा दिया अब गलत है। ये मैं बता रहा हूं, अगर इस बात को आप ध्यान ना दिए रहो तो मां कसम आप पक्का ये चीज करोगे, ठीक है, ये आप जान लो। तो यहां पर ये ध्यान रखना है, हाँ, इसीलिए तो आपको याद दिला रहा हूं, ये नहीं करना है हमको, ध्यान रखना है, ये सब बातें ध्यान रखनी है, मैट्रिक्स की बेसिक बातें हैं। 11 12 में आपने पढ़ा होगा बेशक, लेकिन ये सब बातें आपको नहीं बताई गई होंगी, बेशक चीजें सीख लो। वहां पे एक्चुअली ऐसे आवश्यकता भी नहीं पड़ती थी ना, तो जो जरूरत होती थी वो किया गया है, वहां पे बताने में तो कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ है यार, तुम उसको भेजे थे तुम्हारे पास ना,
तो यहां तक देखो समझ में आ गया। अब यहां पर देखो अगर ये बोल दे इफ ए एंड बी आर कम्यूट, देखो कम्यूट अगर कह दे ए ना, ध्यान दो, लिख दें, हाँ देखो ऐसे मैं बताना चाह रहा था, ये पॉइंट आप थोड़ा सा नोट करेंगे। यहां पे अगर ये बोल दे इफ ए एंड बी आर कम्यूट, ये देखो कम्यूट कह दिया ना, देन आप यहां पर ये कह सकते हो कि ए बी बराबर बी ए, ठीक है। ए और बी अगर क्या कह रहा है, यहां पे कम्यूट कह रहा है ना, ए और बी क्रम विनिमय नियम को फॉलो कर रहा है, तब आप ए बी बराबर बी ए लिख सकते हो, तब ए बी बराबर बी ए लिख सकते हो। यहां पर देखो ए और बी क्या है, आर कम्यूट है, तब ए बी बराबर बी ए लिखा जा सकता है ना। ये क्वेश्चन में बोला रहेगा यार भाई, क्वेश्चन में बोला रहेगा, तब आप ये संभव है, तब ए बी जो है बी ए के बराबर हो सकता है, ठीक है। और कभी कभार ये कह देता है इफ ए एंड बी आर एंटी, क्या एंटी कम्यूट बोल देता है, एंटी कम्यूट अगर कह दे देन क्या होगा, देखो ए और बी अगर एंटी कम्यूट बोल दिया है तो ए बी बराबर बी ए होगा, लेकिन माइनस लग जाएगा। एंटी का मतलब जान ही रहे हो, प्लस और माइनस वाली भावना आ जाती है, ठीक है। कम्यूट तो है ही, तो ए बी बराबर बी ए होगा ही ना, लेकिन साइन को थोड़ा सा बदल डालना है, एक को प्लस एक को माइनस कर डालना है, समझ गए। तो ये सारे पॉइंट आप अगर ध्यान में रखोगे तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों का क्या कर पाओगे, दर्शन। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्या होता है, वितरण नियम होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहां पर फॉलो होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहां पे फॉलो होता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, फॉलो। भैया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता क्या है, जैसे ए ब्रैकेट में बी प्लस सी है ना, मल्टीप्लाई कर डालो तो ये क्या होता है, ए इंटू बी ना, और ए इंटू सी, तो ये आपका यहाँ पर सही है। जो मैट्राइसेज हैं, जो आपके 3 मैट्राइसेज हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करते हैं। जैसे ए इंटू बी प्लस सी है तो इसको हम ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी लिख सकते हैं, समझ गए ना। ये यहाँ पर ए बी सी क्या है, मैट्राइसेज हैं। अगर इस तरीके से है तो हम इसको हम यहाँ पे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ये फॉलो करता है, कौन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी, आ गई नहीं, ठीक है। यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी, नोट करो जल्दी से, अच्छा क्वेश्चन है, हो गया। अब यहां पर देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के, ठीक है, 100% चांसेस होते हैं, और कई बार पूछे भी जा चुके हैं, कई बार पूछे भी जा चुका है, फिर भी पूछा जा सकता है, क्योंकि तमाम क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। जैसे यहाँ पे 1 है, 0 है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 है। अब आपसे कहा a टू दी पावर n की वैल्यू बता डालो, a टू दी पावर n की वैल्यू बता डालो। अब a की पावर n है ना, a की पावर n पे ऐसे ही नहीं पहुंचा जाता है, 1 2 3 54 गिरी पहले करना पड़ता है। मतलब जैसे 1 2 3 तो पावर 1 तो है ही, पावर 2 पावर 3 पावर 4 तो इसी के पैटर्न पे n आ जाया जाता है ना। जैसे पावर 1 है ना अभी हमारे पास, पावर 2 निकाल डालो a इंटू ए करके, जब निकालोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर एक एक तो कर ही लो आइडिया लेने के लिए। मल्टीप्लाई तो देखो हो ही जाएगा, सेम ऑर्डर का है ना,
यहाँ पे दिक्कत ही नहीं है। देखो ये जो लेटा हुआ है, यहाँ का फर्स्ट रो, यहाँ का एवरी रो, यहाँ के एवरी कॉलम से करेगा, ध्यान रखना। देखो 1 का 1 से करेंगे 1, 1 का 0 से, कुल मिला के 1 आया। अब यहाँ पे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से हो गया है, अब इस फर्स्ट रो का यहाँ पे सेकंड वाले से करेंगे, 2 आ जाएगा कि नहीं बताओ। बाकी यहाँ 0 और यहाँ 1 रहेगा। तो यहाँ पे कंसीडर करने वाली बात एक थी कि यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 1 है ना, यहाँ 2 तो यहाँ पे क्या आया, ए स्क्वायर में 2 आया। अब ऐसे ए क्यूब करोगे ना सब कुछ, ये 1 0 1 ये एज इट इज रहेगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ए स्क्वायर निकाल लो, ए क्यूब निकाल लोगे ना, ए क्यूब ए स्क्वायर इंटू ए करके, ऐसे ए की पावर 4 अगर निकालोगे तो ये एज इट इज रहेगा, 1 0 1 यहाँ एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए अगर यहाँ पे n है तो इस तरीके से अदालत इस नतीजे पे पहुंच चुकी है कि यहाँ पे n लिख देगी। आपको ना ऐसे दे देगा, ए की पावर 2013 दे दिया, ए यही है अब, तो यहाँ पे 1 0 1 और यहाँ पे 2013 लिख दोगे, खत्म कहानी। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब बताओ ऐसे यहाँ पे ए की पावर n अगर हम याद रखते हैं तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे अगर 100 पूछ दे पावर तो यहाँ 100 कर लेना है, बस 1 0 1 100 कर लेना है। 1000 पूछ ले 1000, तो ऐसे हजारों करोड़ों क्वेश्चन बन सकते हैं। मेन चीज ये ध्यान में रहना चाहिए, समझ गए कि नहीं, ध्यान में रख लोगे ना। अरे यार तुम लोग तो बोलो भाई, यस सर। ये लोग तो कमेंट करके बताएंगे, आप लोग तो बोल दिया करो ना, ताकि ये लोग भी गवाह रहें कि हाँ भैया हम याद रख सकते हैं, तो जो ऑनलाइन वाली दुनिया है वो भी याद रख सकती है। याद रखना है यार, ये सब चीज़ें दिमाग में रखना है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस आते हैं, एनडीए की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 10 क्वेश्चन तो हमेशा आते हैं, 10 प्लस या 8 10 तो हमेशा, 12 भी कभी कभार आ जाता था ना। एक बार तो 14 क्वेश्चन आ गए थे, तो दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप टीजीटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको जो है 2-4 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो टेंशन की बात नहीं है ना। बगैर इसके आपको पेंशन नहीं मिलेगी, ये जान लीजिए। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये है, आप लोगों ने इसको 12th वाली क्लास में लगाया रहा होगा। अभी देखो यहाँ तुम लोग बातें ना करो, देखो ये क्वेश्चन आप लोगों ने एग्जाम 12th में क्लास 12th में जरूर लगाया होगा ये। और इसमें क्या पूछेगा, ए टू दी पावर n बताओ, क्या ए टू दी पावर n, तो इसका अगर ए टू दी पावर n ये प्रूफ करने के लिए आता था तो आपने किया रहा होगा 1 + 2n, और यहाँ पे इसी का साइन बदल देना है 1 - 2n, यहाँ पे -4n होगा और यहाँ पे n होगा। ठीक है, तो आसान होता है। आपको करना क्या होता है, जैसे ये ऑप्शन में होगा ना, ये ऑप्शन में होगा ना, अरे यार ये आंसर तो ऑप्शन में होगा ना, n के प्लेस पे 1 रख लो, n के प्लेस पे 1 रख लो, क्योंकि ये यहाँ देखो यहाँ 1 है ना, तो यही चीज़ वापस आ जाना चाहिए। देखो आ नहीं जाएगा, अगर n की वैल्यू 1 ले ऑप्शन में, यहाँ देखो आ गया खत्म। तो ऑप्शन में ऐसे ही सोचना है यार, 1 ले लेना है बस, ऑप्शन कर लोगे कि नहीं बताओ। ये तो आपके पास रहेगा ना, n की वैल्यू 1 लो और जिस ऑप्शन से वापस इसकी घर वापसी हो जाए वही वाला ऑप्शन क्या होगा, सही। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं ना, बहुत सारे बन सकते हैं। या इसके पहले वाला जो था इस अप्रोच से उसको भी सोच सकते थे भाई, n अगर n पे है तो इसी अप्रोच से उसको भी सोच सकते थे। लेकिन अब मान लो a की पावर 100 आ जा रहा है, तब सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और इस पे अगर भाई ये दिया है, ध्यान दो यहाँ पे 3 1 और माइनस ये दिया है, अब यहीं पे 100 कर दिया जाए तो इस रिजल्ट को अगर हम ध्यान में रखें, इस रिजल्ट को अगर हम साक्षी मान लें तो करोड़ों क्वेश्चन लग सकते हैं भाई। यहाँ 100 आएगा, 100 रख देंगे तुरंत आ जाएगा, समझ रहे हैं नहीं बात को। तो इसको मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको डायरेक्ट याद रखो, 2-4 बार लिखोगे आ जाएगा। बाकी इसको करना चाहते हो तो 1 निकालो, पावर 2 निकालो, पावर 3, इसमें एक एपी बनेगा, यहाँ पे एपी बनेगा, यहाँ पे एपी बनेगा, सम ऑफ n टर्म वाला फार्मूला लगा दोगे तो ये चीजें प्रूफ होके आ जाएंगी। तो टेंशन की कोई बात नहीं, क्लास 12th में आपने इस क्वेश्चन को डेफिनेटली लगाया रहा होगा 2-3 बार, अब 5-6 बार लगाइएगा, डायरेक्ट एग्जाम में हो जाएगा। नहीं तो ये आएगा तो इसको ऐसे लगा ही सकते हो, टेंशन की बात नहीं है।
ठीक है, हो जाएगा ना। अब आते हैं आगे। तो हमने कहा बीच बीच में थोड़ा सा क्वेश्चन का भी आपको दर्शन कराता चलो, तो उससे थोड़ा सा आत्मा को जो है शांति मिलती है। ठीक है, अच्छा, तो यहां तक बात क्लियर हो गई है। अब आगे देखें क्या हो सकता है। एक मतलब एक अच्छा क्वेश्चन है कि जैसे ऐसे आएगा, इफ, लिखो मेरे साथ, इफ ए एंड बी आर idempotent एंड ना, ए एंड बी आपका क्या है, आइडमपोटेंट है, एंड ए बी कम्यूट, कम्यूट का मतलब जान ही रहे हो, उल्टा सीधा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन कह रहा है, देन ए बी आपका क्या होगा, ए बी इज आल्सो आइडमपोटेंट। अब आइडमपोटेंट का क्या मतलब है, यही जान जाओ, मजा आ जाएगा। हाँ, आइडमपोटेंट ध्यान दो यहां पर, आइडमपोटेंट का क्या मतलब होता है। आइडमपोटेंट का क्या मतलब होता है पहले ये समझिए। ठीक है, जैसे यहां पे क्या कह रहा है, ए और बी आइडमपोटेंट है ना, आइडमपोटेंट है ना, तो ए देखो आइडमपोटेंट होने का मतलब इसका स्क्वायर जो है इटसेल्फ यही होगा। आइडमपोटेंट मैट्रिक्स क्या है, या आइडमपोटेंट लॉ को फॉलो करने का क्या मतलब है, उसका स्क्वायर इटसेल्फ, मोहन का स्क्वायर मोहन इटसेल्फ, तो क्या हो गया, आइडमपोटेंट हो गया। जैसे ए स्क्वायर, देखो ए आपका आइडमपोटेंट है, तो इसका स्क्वायर आपका ए ही आना चाहिए। ऐसे यहाँ पे ए और बी दोनों बोला गया है ना, तो ए स्क्वायर ए होना चाहिए और बी स्क्वायर भी क्या होना चाहिए, बी। ये चीजें आपके पास गिवन दैट थी, ये चीजें गिवन हैं, और ए बी कम्यूट है, ए बी कम्यूट होने का मतलब ए बी और बी ए बराबर, यहाँ पे दोनों सेम ही बातें हुई। अब आपको कह रहा था ए बी भी मतलब इसका स्क्वायर बराबर ए बी ही होगा, समझ गए ना। तो ये चीज आपको प्रूव करनी थी एक तरीके से, तो ये अटल सत्य है, प्रूव कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट इसको ध्यान में रखो। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आपका एग्जाम में आएगा कि ए और बी अगर आइडमपोटेंट है, ए बी कम्यूट है, तो ए बी भी क्या होगा, आइडमपोटेंट होगा। बाकी अगर प्रूव करना चाहते हो तो मैं बता दे रहा हूं, टेंशन की बात नहीं है। ए बी का जैसे स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, ए बी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लिखा जा मतलब कोई दिक्कत नहीं। ए बी स्क्वायर बराबर ए बी इंटू ए बी लिखा जा सकता है ना। अब आगे देखो यहां पर ए बी इतना, अब इसका ब्रैकेट हटा दिया मैंने, ए बी और ये इसको ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे इसको साथ में कर लो, बी और ए को इसको साथ में कर लो, ऐसे ब्रैकेट इस पे लगा दो, ऐसे, समझ गए ना बात को। अब यहाँ पे देखो बी ए किसके बराबर है, ए बी के बराबर है कि नहीं बताओ, बी ए किसके बराबर है यार, ये देखो बी ए बी के बराबर है, यहाँ ए बी लिख दो और यहाँ पे बी ना। अब यहाँ देखो ए साथ कर लो और बी साथ कर लो, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया और ये क्या हो गया, बी स्क्वायर। अब यहाँ देखो ए स्क्वायर किसके बराबर है, ए के, और बी स्क्वायर बराबर है, देख लो आगे एक नहीं प्रूफ। तो ये आल्सो मतलब अब ये इतना करना नहीं है, स्टेटमेंट में पूछा जाता है एनडीए में खास करके कि ए और बी अगर आइडमपोटेंट लॉ को फॉलो कर रहा है, ए बी भी आपका कम्यूट है, ठीक है, ए और बी आपका कम्यूट है, अर्थात ए बी कम्यूट है, तो ए बी भी क्या होगा आपका आल्सो आइडमपोटेंट लॉ को फॉलो करेगा। आइडमपोटेंट होने का मतलब उसका स्क्वायर वही मैट्रिक्स, उसका स्क्वायर वही मैट्रिक्स, समझ गए। तो इस तरीके से प्रूफ भी किया जा सकता है, टेंशन की कोई बात नहीं है। समझ में आ गया होगा, आसान था, नोट कर लो जल्दी से, याद रखना ज़्यादा है इम्पॉर्टेंट।
क्या हुआ जी? सॉल्व कर लो। आप नहीं करोगे तो आपके लाखों करोड़ों भाई इसको सॉल्व भी करेंगे और ध्यान भी रखेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं। ध्यान रख लोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं ध्यान रखोगे तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन औरों के लिए बड़ा अच्छा होगा। तो हम चाहते हैं कि आप भी ध्यान रखो, ठीक है। बाकी हमारे चांसेस तो कुछ होगा नहीं, जान ही रहे हो, आपके चांसेस होगा। एक मैट्रिक्स होता है, देखो इनवैल्यूटरी, ये आर्थर केली साहब जो है एक एक मैट्रिक्स जो है लॉन्च करके चले गए। अब क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पे देखो इनवैल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है। इनवैल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इनवैल्यूटरी मैट्रिक्स उसे कहा जाता है जिस मैट्रिक्स का स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये कंडीशन है। इनवैल्यूटरी मैट्रिक्स किसे कहा जाता है? जिस मैट्रिक्स का स्क्वायर क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इज दैट क्लियर? इनवैल्यूटरी मैट्रिक्स किसे कहा जाएगा? जिस मैट्रिक्स का स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा? इनवैल्यूटरी मैट्रिक्स कहा जाएगा ना। एग्जाम्पल के तौर पे इसके एग्जाम्पल थोड़ा रेयर मिलते हैं, ठीक है। मार्केट में ऐसे इजीएस्ट वे में नहीं अवेलेबल होता है कि ऐसे ही कुछ भी ले लो और कर दो। जैसे ये है, अब इसका स्क्वायर लो, मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा, नहीं आता है तो फिर वैसे भी कुछ हो नहीं सकता मैट्रिक्स में आपसे ना। आप कहोगे दिल तोड़ने वाली बात करते हैं, हम कौन होते हैं यार। 1 का 1 से करोगे 1 आएगा, खत्म। अब सेकंड वाले में करो 0 आएगा। यहाँ पे देखो 0 ना, देखो आ गया कि नहीं आइडेंटिटी। तो इसको हम, ये जो हमारा मैट्रिक्स था ये हमारा इनवैल्यूटरी मैट्रिक्स हुआ। इनवैल्यूटरी मैट्रिक्स हुआ कि नहीं बताओ? अरे यार ये जो गिवन मैट्रिक्स था ये इनवैल्यूटरी मैट्रिक्स कहा ना, क्योंकि इसका स्क्वायर देखो आइडेंटिटी आ गया, तो इसको हम इनवैल्यूटरी मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो कभी भी आपको चेक करना हुआ इनवैल्यूटरी मैट्रिक्स क्या है, तो आपको इस तरीके से चेक करना पड़ेगा, मतलब उसका स्क्वायर देखना पड़ेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ गए? तो इस मैट्रिक्स को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको भी थोड़ा सा जो है प्यार देंगे आप ना। और इनमें भी ये 12th में आपने पढ़ा भी नहीं रहा होगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही हैं। अच्छी बात यह है कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बस ज़्यादा नहीं, अभी एक क्लास और रहेगा कॉन्सेप्ट का, जिसमें मैं 2 मतलब रहेगा, ठीक है। टेंशन नहीं लो, सब आ जाएगा, ठीक है। अब अच्छा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपको बताया था। ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपको इसके पिछले वाले वीडियो में बता दिया था। स्पेलिंग गलत हो रही क्या? ट्रांसपोज होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। देखो भाई, ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम, जैसे कोई मैट्रिक्स ए है तो उसके ऊपर टी से या डैश लगाकर क्या करते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं। और हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स का ले सकते हैं। तो यहाँ पे कोई विशेष टाइप का मैट्रिक्स की आवश्यकता नहीं है, कोई भी टाइप का हो उसको हम ट्रांसपोज ले सकते हैं। और ट्रांसपोज में करना क्या होता है, मैंने बताया था, रो को में कॉलम में और कॉलम को रो में, मतलब 2 में से कोई एक ही काम करना होता है। जो लेटा हुआ उसे खड़ा कर दो या जो खड़ा हुआ है लेटा दो, तो ये दोनों चीजें वहां पे आपको दिख जाती हैं, है ना। जैसे ये देखो क्या है, कोई गिवन मैट्रिक्स है, ये आपका क्या है, कोई गिवन मैट्रिक्स है। अब इसका क्या निकालना है, अगर ट्रांसपोज निकालना है तो जो लेटा हुआ है, देखो कौन लेटा हुआ है, ये लेटा हुआ है, खड़ा कर दो। ये जो लेटा हुआ है खड़ा कर दो। भाई ये तो कर ही लेते होगे, तो ये इसका देखो, ये इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा। हम किसी का भी ले सकते हैं, क्या ट्रांसपोज किसी का भी ले सकते हैं, कोई भी टाइप का। यहाँ तो ये मान लो स्क्वायर था, ठीक है, स्क्वायर नहीं होता तो भी
लिया जा सकता है। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी है याद रखनी है, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है। भाई आप नहीं ध्यान रखोगे तो आपके लाखों भाई बहन हैं याद रखने के, तो याद रखो। देखो कॉन्सेप्ट के आपको ना 4 वीडियो मिलेंगी, जिंदगी 4 दिन की, तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के ना 4 वीडियो कॉन्सेप्ट के मिलेंगे और 2 वीडियो क्वेश्चन के प्रैक्टिस के मिलेंगे। उसके बाद हम लोग जो है और जो क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस वाले सेशन में और क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, कवर अप करेंगे, ठीक है। अभी हमारा ये है टारगेट कि आपको मतलब मैं सारे कॉन्सेप्ट और कुछ अच्छे क्वेश्चनों का दर्शन करा सकूं, जिससे आपका ऑन टाइम चीज़ें जो है ख़त्म हो पाए, हर चीज़ आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और सब पढ़ लेने के बाद ये डिसाइड हो पाए लास्ट में कि क्या हमें ज़्यादा पढ़ना है और क्या हमें कम पढ़ना है। तो जब पूरा पढ़ लोगे तभी आपको समझ में आता है, ठीक है। तो हर चैप्टर को हमें पढ़ना है। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं याद रखना, एग्जाम में आप क्या आ सकती हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी ये याद रखना है कि a प्लस बी के होल का अगर ट्रांसपोज है, a प्लस बी के होल का ट्रांसपोज है, तो हम यहाँ पे a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और दूसरा यहाँ पे अगर a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है तो कुल मिला के आपका a ही आ जाएगा, है ना। और तीसरा है कि अगर ए बी का ट्रांसपोज है, क्या है, ए बी का, तो बी पे ट्रांसपोज आएगा, ए पे ट्रांसपोज आएगा। और अगर कालिया इंटू आलिया वाला का ट्रांसपोज है, कालिया इंटू आलिया का ट्रांसपोज है, तो देखो कालिया को कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन आलिया का ट्रांसपोज हो जाएगा। कालिया का ट्रांसपोज होगा भाई, देखो कालिया तो एक नंबर होगा ना, कालिया क्या है, कोई नंबर है जो आलिया में करा रहेगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कालिया को कोनो दिक्कत नहीं, कालिया तो निकल लेगा ना, आलिया का ट्रांसपोज हो जाएगा ना। अब ऐसा आप सोच रहे हो कि आलिया का हो जाएगा एक्सीडेंट ना, ना ना ना, आलिया का हो जाएगा, कालिया बाहर रहेगा ना। रणबीर कपूर साहब आलिया को देखते रहे, आलिया का ट्रांसपोज हो गया भाई, ध्यान रखना, ध्यान रख लोगे। तुम लोग तो बोलो यार, आप लोग नहीं बोलोगे तो नहीं, तो फिर ये क्या है, के मतलब कोई नॉन जीरो रियल नंबर है यार। तुम हो एकदम कमाल करते हो, जरा जरा इस बात पे धोती फाड़ के रुमाल करते हो। ध्यान रखा करो यार, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं भाई, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल पलट जाएगा, पलट देना, आप नहीं पलटाओगे तो कोई और पलटा ही देगा, तो इससे अच्छा है आप ही पलटा दो। अच्छा चलो देखो यहाँ तक आ गया बात समझ में। अब यहाँ पे और देखो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, सब पढ़ लो। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देखो, अगर इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स then and if A is a square matrix and A into A का ट्रांसपोज, A इंटू क्या हो, A का ट्रांसपोज, और उल्टा भी कर दो, A का ट्रांसपोज इंटू A बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है। देन A आपका क्या कहलाएगा, देन A इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देन A इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, समझे। स्क्वायर मैट्रिक्स ही ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनेगा। ऑर्थोगोनल का मतलब वही लंबकोणीय आव्यूह, ठीक है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही आपका ऑर्थोगोनल बन सकता है अगर इस कंडीशन को क्या करे भाई, ए इंटू उसका ट्रांसपोज इंटू वो, तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। जैसे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स था ना, स्क्वायर आई आ गया, तो अगर एक पहले 2 बातें होनी चाहिए, पहले ए तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, उसके बाद
वो मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई करो, उस मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई करो, सीधा और उल्टा दोनों ही। मान लो सीधा आ गया उल्टा नहीं आया तब भी दिक्कत है ना, सीधा और उल्टा ही क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, तब ए आपका जो गिवन मैट्रिक्स था, स्क्वायर गिवन मैट्रिक्स था, वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। समझ गए? अब इस पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको भी थोड़ा सा नोट कर लो, इनको भी नोट कर लो थोड़ा सा। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, उनको भी थोड़ा सा नोट कर लिया जाए। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में जैसे ये आपका एग्जांपल सेट हो जाएगा। कौन? जैसे ए बराबर क्या है, कॉस अल्फा है। यहां पे ध्यान दो यार, बात क्यों कर रहे हो भाई, बात मत करो। ए की वैल्यू देखो क्या है, कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। अब देखो, अब इसका ट्रांसपोज ले लो, क्या ले लो, ट्रांसपोज। जो लेटा हुआ है खड़ा कर दो, कास अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, मल्टीप्लाई कर लोगे कि नहीं बताओ। ए इंटू उसका ट्रांसपोज इंटू ए कर लो, बराबर भाई आई ही आएगा चाहे कर लो। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, ये करो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा चाहे देख लो। तो ये ए आपका क्या हुआ, ए इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। बात मत करो साहिब, यहां देखो, अब ये देखो इसका मल्टीप्लाई किया, इसका सीधा उल्टा बराबर आइडेंटिटी आएगा, करके देख लो, तब ए आपका क्या होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। समझ गए? तो ये एग्जाम्पल था, इसको भी नोट कर लो, ये सब भी चीजें माइंड में होनी चाहिए। अब यहां पर कुछ बातें हैं, वो भी थोड़ा सा समझ लो, और आगे फिर कुछ कल समझेंगे। अभी इसमें और प्रॉपर्टीज हैं, अभी 2 लेक्चर और इसके होंगे कॉन्सेप्ट के, टेंशन नहीं लो। हाँ, टेंशन जाएगा टेंशन लेने। यहाँ पे प्रॉपर्टीज में यार बच्चों यार थोड़ा कम बात करो यार ना। आपके कितने भाई बहन अभी इसी वीडियो से काम चला रहे हैं, पता है करोड़ों लोग जो है कोर्स परचेज किए हैं। ठीक है, बेहद कम फीस में जो है कोर्स जो है आपको अवेलेबल है। ठीक है, मात्र 5 रुपये फीस रखा हूँ। ठीक है, NDA TGT PGT ये सब कोर्सेज जो है आपको मात्र 499 रुपये में मिल रहे हैं। आप तो कोर्स को परचेज ही किए, अन्य लोगों से भी आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट कराइए, कुछ हमारा जो है फ़ायदा कराइए। हाँ, आपका तो हम जितना कम में हो सक रहा है ना। आप बताओ, ये सब 11th में आपने पढ़ा था, हर महीने जो है 500 रुपये फीस देते थे। मैं 499 500 रुपये में पूरे 11th 12th की मैथ पढ़ा रहा हूँ। बताओ और क्या चाहिए। मास्टर का किडनी अब दे तभी आप मानोगे कि आपके लिए कर रहा है। आपके लिए बहुत बड़ा जो है ये सहयोग है ना। आसान नहीं होता है इतना बड़ा सहयोग करना ना, बहुत बड़ा चाहिए होता है करीजा, तब इतना बड़ा हो पाता है। चलो कोई बात नहीं। अगर यहां पर देखो ए क्या है, ए इज अ ऑर्थोगोनल, ए इज अ क्या है, ऑर्थोगोनल। देन क्या होगा, देन ये आपका आल्सो ऑर्थोगोनल होगा। कौन? उसका ट्रांसपोज। अगर ए आपका ऑर्थोगोनल है तो उसका जो ट्रांसपोज है इज आल्सो ऑर्थोगोनल। क्या? इज, हाँ, इज आल्सो ऑर्थोगोनल। ठीक है, ये बात लिख लेना। दूसरा, ये सारे पॉइंट ध्यान रखना, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में काम आएंगे। अगर ए आपका क्या है, ऑर्थोगोनल है, ठीक है, तो ए इनवर्स भी आल्सो ऑर्थोगोनल होगा। ठीक है, ए इनवर्स भी ऑर्थोगोनल होगा। हाँ, ध्यान रखो, अभी इनवर्स हम लोग आगे पढ़ेंगे। ए और बी अगर ऑर्थोगोनल है, ए और बी अगर ऑर्थोगोनल है अलग अलग, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी ऑर्थोगोनल होगा। समझ रहे हो ना। देखो ए और बी अलग अलग ऑर्थोगोनल है तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो भी ऑर्थोगोनल होगा।
अगर ए ऑर्थोगोनल है तो ए इनवर्स भी ऑर्थोगोनल होगा, ए अगर ऑर्थोगोनल है तो इसका ट्रांसपोज भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। तो ये कुछ सम प्रॉपर्टीज हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये वीडियो में भी सारी चीज़ों को आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।